हेलो एवरीवन। तो चलिए, हमने देखा है पार्ट 1 नेशनल मूवमेंट हो गई थी, पार्ट 2 भी हमने देख लिया था। पार्ट 2 में हमने कहाँ तक देखा था? पार्ट 2 में हम लोग गांधी जी के जो भी खेला हुए खेदा में खेला हुए कर दिए थे। अब हम लोग आते हैं कि उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि वर्ल्ड वार पढ़ रहे हैं। अब बोलोगे कि सर नेशनल मूवमेंट में हमारा वर्ल्ड वार का क्या काम है? क्योंकि हमारी जो नेशनल मूवमेंट चल रही थी उसी के बीच में वर्ल्ड वार भी हुआ था। 1914 से लेकर 1918 के बीच में हमारा वर्ल्ड वार भी हुआ था। तो चलिए हम जानते हैं कि इस वर्ल्ड वार का हमारे नेशनल मूवमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। क्योंकि उस टाइम हम लोग ब्रिटिशर्स के गुलाम थे और ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वार में बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर रही थी। तो ये हमें एक क्या बोलती है कि आप हमारा साथ दीजिए, हम आपको आज़ादी दे देंगे। इस तरीके से कर कर हमारे सोल्जरों को अपने साथ लेकर गई। फिर देखते हैं कि आज़ादी मिली कि नहीं मिली। वो तो नहीं ही मिली, क्योंकि आपको पता है कि आज़ादी हमें 1947 में मिली है। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 के बीच में हमारा वर्ल्ड वार हुआ है। ठीक, अब ये रहा फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 1918 के बीच में। किसके किसके बीच हुई थी, क्यों हुई थी, और ब्रिटिश किस साइड था, और इसका इंपैक्ट इंडियन मूवमेंट में कैसे आता है। देखिए क्या होता है, दो ग्रुप थे, एक अलाइड ग्रुप, एक सेंट्रल ग्रुप। अलाइड ग्रुप में कौन कौन थे? रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन। ब्रिटेन रहा अलाइड ग्रुप में, मतलब हम इसके अंदर में थे, ये था अलाइड ग्रुप में। ये बातें समझ में आ गई। देन आता है सेंट्रल ग्रुप। इसमें कौन कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन। उस टाइम ऑस्ट्रिया एंड हंगरी एक ही कंट्री हुआ करते थे, तो इन दोनों के बीच में ये सब सारी चीजें थी। ये दो ग्रुप बन गई थी। अब ये चीजें हुई क्यों? क्योंकि क्या है कि जब वर्ल्ड वार नहीं थी तो उससे पहले इनकी कुछ ग्रुपिंग बनी थी। जैसे कि दो दोस्त की ग्रुप बन जाती है तो झड़प होना होता है। जैसे ही इनकी एक ग्रुप बनी थी ट्रिपल अलायंस। ट्रिपल अलायंस कब बनी थी? 1882 में बनी थी ये ट्रिपल अलायंस। ठीक, इसमें कौन कौन सी कंट्री थी? इसमें कंट्री थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड इटली। अब बोलोगे सर इटली तो ऊपर पार्टिसिपेट ही नहीं किया, क्योंकि इटली के साथ जो इनकी संधि बनी हुई थी, जो इनका पैक्ट बना हुआ था, इसमें यह था कि हम लोग सिर्फ डिफेंस करेंगे, मतलब कि डिफेंस में एक साथ रहेंगे। बट यहाँ पे क्या किया था, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी ने अटैक किया था। तो अटैक में इटली बोला था कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे, हमारी जो संधि है वो सिर्फ किसके लिए है? डिफेंस के लिए है। ठीक हो गया। देन आपका एक और द ट्रिपल एंटेंट कब बना था? 1907 में। ये किसके किसके बीच में था? रसिया, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में। ये लोग तीनों अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट किए थे, ये अच्छी बात है। फिर ये झगड़ा स्टार्ट कैसे हुआ? अब ये तो चाहते थे दोनों एक दूसरे से लड़ना, क्योंकि दो बड़े बड़े ग्रुप थे, ये तो हमेशा चाहते हैं आपस में लड़ने के लिए। तो आते हम लोग, ये लड़ाई कैसे शुरू हुई? अब रीजन क्या था? रीजन देखो, इतनी अच्छी अच्छी रीजन है ना वर्ल्ड वार होने की। पहला क्या था, ग्रुप जो बनी थी, वो ग्रुप दोनों अपने आप को मसल पावर दिखाने के लिए, अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ये लड़ना चाहते थे। तो हो गई भिड़त, एक बार भिड़त तो हो ही गई है। तो भिड़त में देखते रेस ऑफ बीइंग पावरफुल। अब क्या है कि उस टाइम ब्रिटिश और जर्मनी, ये बी एंड जी का मतलब हो गया, बी से ब्रिटिश और जी से जर्मनी। उस टाइम क्या था, ब्रिटिश और जर्मनी में बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, बम गोले और बंदूक वगैरह, जो भी आर्टिलरी वगैरह बहुत ज़्यादा इन्होंने मैन्युफैक्चर किया था। जाहिर सी बात है, कोई इंसान जिम करता है तो चाहता है किसी ना किसी को मुक्का मारते रहे, अपने बाइसेप्स वगैरह शो करे। तो सेम उसी टाइप से जो ब्रिटिश और जर्मनी थे, इन दोनों ने बहुत ज़्यादा मतलब कि आर्टिलरी पे मेहनत किया था, बहुत चीज़ें बनाई थी। तो ये चाहते थे कि हम भी अपने आप के पावर को शो करें। इन दोनों के बीच में पहले से बहुत बड़ी दुश्मनी थी, बट इन्हें कुछ वजह नहीं मिल रही थी लड़ने के लिए, तो यहाँ पे वजह मिल जाती है। देन क्या होता है, इंपेरियलिज्म। इंपेरियलिज्म मतलब होता है कि जो उस टाइम में जो यूरोपियन कंट्री थे, ये लोग एशिया और अफ्रीका में अपनी अपनी कॉलोनीज बहुत ज्यादा एक्सप्रेट कर रहे थे। इसमें जो जर्मनी का भी अफ्रीका में कुछ थे और इंडिया एशिया में भी थे, और ब्रिटिश का भी तो आपको पता ही है कि एशिया में अच्छा खासा है और अफ्रीका में भी उनका अच्छा खासा इनका कॉलोनीज थे। तो इनको कॉलोनीज को लेकर भी इनकी झड़प चलती रहती थी हमेशा। ठीक, दिन आते हैं मेन जो पॉइंट होता है, ये था डेथ ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्नांडिनंद। नाम देखिएगा, जो भी पढ़ लीजिएगा। ये क्या है? ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का प्रिंस हुआ करता था। प्रिंस किसका है? ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का, प्रिंस ऑफ ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, मतलब कि राजा के बेटा था, आर्च ड्यूक फ्रेंच और फर्नांडिनंद। इसी की वजह से अब इसने क्या कर दिया भाई कि इसकी वजह से झगड़ा होगी। ये क्या था कि ये घूमने गया था सर्बिया। आप देखिएगा मैप पे, जब यूरोप का मैप देखिएगा तो इस साइड में बीच में आपका जर्मनी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे ऑस्ट्रिया और हंगरी होती है। ठीक, देन यहाँ पे आपका आता है सर्बिया। ये छोटी सी, बहुत छोटी सी कंट्री, ये सर्बिया हो गया, ये ऑस्ट्रिया एंड हंगरी और ये जर्मनी है। ठीक, इस साइड आपका बड़ा सा रसिया हो जाएगा और इस साइड आपका फ्रांस हो जाएगा। जर्मनी बीच में, इस साइड फ्रांस है, इस साइड आपका रसिया है। देन ऊपर आपका बेल्जियम है और देन इधर से आपका क्या होता है, ब्रिटेन स्टार्ट होता है। इस साइड से बीच में आपका यहाँ पे इंग्लिश चैनल है और इस साइड से भी जगह नहीं है, यहाँ पे आपका ब्रिटेन हो गया। ठीक, और ये सर्बिया हो गया और यहाँ पे आपका ऑटोमन एम्पायर होगा।
आप यूरोप का मैप लेकर जब देखिएगा ध्यान से तो समझ में आएगा। तो क्या होता है कि जो ये प्रिंस था, प्रिंस कहाँ का था, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी का था, गया था सर्बिया घूमने। वहाँ पे घूमने गया तो कुछ अलगाववादी जो है मूवमेंट वगैरह जो भी थे उनको मार देते हैं, किसी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब क्या हुआ, राजा मर गया, मतलब कि राजा का बेटा प्रिंस मर गया किसी जगह का, तो सर्बिया पे ऑस्ट्रिया एंड हंगरी के लोग दबाव बनाने लगे, क्योंकि छोटी सी कंट्री थी, कमजोर कंट्री थी, तो उसको बहुत ज़्यादा इन्होंने दबाव बनाया कि तुम क्या करो, हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो हम तुम पे वार डिक्लेयर कर देंगे। मतलब कि कमजोरों पे एक बहुत बड़ा चेकअप हो रहा था वहाँ पे, ठीक। तो अब क्या था कि सर्बिया वालों ने क्या की मदद मांगी, किससे, रसिया से, क्योंकि सर्बिया की जो जाति थे, जो पब्लिक थी, वो सेम थी रसिया में। तो रसिया बोला ठीक है भाई हम मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। तो इसने, अब देखो कि तुम्हें पता था कि द ट्रिपल इंटेंट जो संधि साइन हुई थी उसमें रसिया, फ्रांस और ब्रिटेन एक साथ थे। इन्होंने बोला लड़ेंगे तो तीनों साथ लड़ेंगे। तो अब क्या होता है, इस तरीके से वार डिक्लेयर होती है। ये दोनों जो लड़ रहे थे ये दोनों इंफीरियर बन गए, और ऑस्ट्रिया हंगरी की संधि किससे थी, जर्मनी से। अब जर्मनी, फ्रांस और रसिया तीनों में अटैक होती है, इस तरीके से वर्ल्ड वार छिड़ जाती है। ये रही वर्ल्ड वार छिड़ने की कहानी। देन क्या होता है कि ये सब लड़ाई वगैरह होती है, कुछ टाइम में जर्मनी जीतता है, कुछ में रसिया को भारी नुकसान हो जाती है। जो रशियन रिवोल्यूशन आपने 1918 में पढ़ा होगा, तो रसिया वार से निकल जाता है बाद में, ठीक। बट क्या होता है कि गलती जर्मनी से ये होती है कि उसने यूएसए के सिविलियन वाले शिप पे अटैक कर दिया था, ठीक। तो उसकी वजह से यूएसए भी आ जाता है इसमें, और उसको भारी नुकसान हो जाती है, और ऑटोमन भी बीच में इसमें अटैक किया था रसिया के साइड से। देन फाइनली क्या होता है, हेंस मतलब कि जो लास्ट का रिजल्ट क्या होता है, उसमें जो आपके अलाइड ग्रुप वाले थे वो जीत जाते हैं और सेंट्रल वाले हार जाते हैं, जिसमें आपका ऑटोमन एम्पायर भी था और जर्मनी भी थी। ये लोग हार गए और ब्रिटेन जीत गया। अब देखो ब्रिटेन जीत गया, ब्रिटेन हमारा दुश्मन है, हम लोग इंडिया के हैं, इंडिया में रूल कर रही थी तो उनका दुश्मन है, और इधर ऑटोमन को इन्होंने हरा दिया था, ठीक। तो ऑटोमन में क्या होता था, उस टाइम खलीफा रहते थे। खलीफा मतलब कि मुस्लिम के हेड को हम लोग खलीफा बोलते हैं। उनको हटा देते हैं उनके गद्दी से, तो बहुत उनकी तौहीन हो जाती है। तो पूरे दुनिया में जहां भी मुसलमान थे उनको बहुत बुरा हुआ। तो इंडिया में जो भी मुस्लिम थे उनको भी बुरा लगा, और उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। होप आपको वर्ल्ड वार का सीन आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या था कि अब जो ब्रिटिश के लोग थे, जो ब्रिटिश की आर्मी थी, उन्होंने बोला था कि इंडिया वाले हमारे मदद करो, हम तुमको आज़ादी दे देंगे। ऐसा नहीं हुआ, तो लोग बहुत ज़्यादा भड़क गए थे कि हमारे साथ गलत हुआ था। फिर ब्रिटिश ने क्या किया कि इतना इन लोगों ने किया है, बहुत लोगों की मौत हो गई थी इसमें, ब्रिटिश इंडियन आर्मी की बहुत ज़्यादा मौत हो गई थी। कहीं पे ऑफिशियल कुछ मेंशन नहीं है, बट ब्रिटिश ने क्या किया था, इंडिया गेट बनवा दिया उनके याद में। तो इंडिया गेट पे जो है वर्ल्ड वार के शहीदों का नाम है, और इंडिया गेट ब्रिटिश ने बनवाया था। ये याद रखिएगा, इंडिया गेट किसने बनवाया, ब्रिटिशर्स ने बनवाया है। 28 जून और 1919 में आपका ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन हुआ था। यही वजह थी वर्ल्ड वार 2 की, ट्रीटी ऑफ वर्साइल की वजह से ही वर्ल्ड वार 2 हुआ था। इसमें क्या हुई थी, जर्मनी की बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिए थे, जो भी मटेरियल थी, जितनी भी वार का खर्चा हुआ था सबका सब जर्मनी पे इन लोगों ने थोप दिया था। और जर्मनी की ये सब सारी चीजें चुकाते चुकाते अभी 4-5 साल पहले ये सब पूरी चीजें खत्म हुई हैं। अब आते हैं हमारे रॉलेट एक्ट पे। ये सब जो हमारे इंडियन मूवमेंट में फिर से हम लोग एंट्री करते हैं, और कैसे मैं इसको, जो हमारी वर्ल्ड वार फर्स्ट थी उसको मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा। उसमें जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ऑटोमन के अंपायर में खलीफा को हटाया गया था, उसके लिए सारे मुस्लिम भड़के हुए थे। देन इंडिया गेट बनवाया था ब्रिटिशर्स ने, किसके लिए, रिमेंबरिंग ऑफ इंडियन सोल्जर हु फॉट इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, ठीक। ये सब सारी चीजें हुई थी। अब आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक एक्ट आता है, जिसके तहत एक्ट बोल सकते हो कि एक रूल, नियम कानून बनते थे कुछ समय के लिए, 10 साल 20 साल के लिए। उसमें एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट कौन है, रॉलेट एक लॉयर का नाम था, जो ब्रिटिश में बहुत काबिल लॉयर था। उसने एक लॉ बनाया था कि इसमें क्या होगा कि किसी भी इंसान पे शक होगा, ठीक, बस शक हो जाए कि ये इंसान सही नहीं है, तो उसको पकड़ के जेल में डाल देना, डिटेन भी करना और कन्विक्ट भी कर देना, मतलब दोषी भी करार कर देना और जेल में डाल देना है 2 साल के लिए। कोई सुनवाई नहीं होगी, पकड़ के उसको जेल में डाल दो, 2 साल तक उसका कोई माँ बाप नहीं होगा सुनने के लिए, ठीक। वो जेल में ही रहेगा, चाहे वो कुछ किया हो या नहीं किया हो, सिर्फ शक के मामले पे। अब देखो गांधी जी उस टाइम पूरे फॉर्म में थे। 1918 में, 17 में चंपारण में किया था, अहमदाबाद खेदा में ये मूवमेंट कर रहे थे। ये समझ गए कि भाई ये मेरे लिए ही है, ये हमको उठाकर अंदर डाल देंगे। तो गांधी जी ने इसका क्या किया, अपोज किया। गांधी जी ने अपोज किया। मार्च 1919 में ये लॉ आई थी, 2 साल के लिए इसमें कन्विक्टेड और डिटेंशन होती थी। तो गांधी जी ने इस चीज का अपोज किया। तो गांधी जी ने क्या लॉन्च किया, सत्याग्रह। सत्याग्रह में गांधी जी क्या करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, फास्टिंग करते हैं और प्रेयर करते हैं,
ठीक, ये कुछ गुनाह नहीं है। तो गांधी जी ने इसको लॉन्च किया क्योंकि इनको पता था कि भाई ये हम ही को पकड़ कर डालेगा। तो गांधी जी ने फर्स्ट टाइम में सत्याग्रह कब लॉन्च किया? 6 अप्रैल 1919 में पहली बार इन्होंने सत्याग्रह लॉन्च किया, क्योंकि ये रॉलेट एक्ट को पसंद नहीं करते थे। आगे बात समझ में, ये चीजें रही 1919 की रॉलेट एक्ट से। क्वेश्चन कब पूछेगा रॉलेट एक्ट कब आई थी? मार्च 1919 में। ठीक, इसमें क्या होता था कि 2 साल की डिटेंशन होती थी बिना किसी सिर्फ सस्पेंशन के तौर पे। इसमें डिटेंशन प्लस कन्विक्टेड दोनों जाहिर कर दिया जाता है। एक चीज आप याद रखिएगा कि लखनऊ पैक्ट 1916 में साइन हुई थी 1916 में, जिसमें मुस्लिम लीग के नेता और कांग्रेस के नेता आपस में मिल चुके थे। मतलब कि दोनों नेता 1916 में मिल चुके थे, हिंदू और मुस्लिम नेता, लोग पब्लिक नहीं, नेता। ठीक, MIL और मुस्लिम लीग कोऑपरेशन के और INC के नेता आपस में मिल चुके थे, मुस्लिम लीग नेशन। ठीक ठीक, अब ये हो गई, दोनों नेता मुस्लिम और हिंदू मिल चुके थे। पब्लिक भी अब कैसे मिलते हैं, गांधी जी इसको मिलाएंगे कैसे, ये चीज हम लोग देखेंगे। होप आपको रॉलेट एक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं जालियांवाला बाग पे। अब देखो जालियांवाला बाग, बहुत लोग बोलते हैं कि बैसाखी के लिए ये सब सारे लोग इकट्ठा हुए थे एक गार्डन में, अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, चीजें सही है। अब देखो कि ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। ठीक, 6 अप्रैल को गांधी जी ने सत्याग्रह लॉन्च किया था 1919 में। 13 अप्रैल को इन लोग सारे लोग इकट्ठा हुए थे क्योंकि 2 लोगों को रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिशर्स ने जेल में डाल दिया था। वो कौन थे? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को 2 लोगों ने रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट कर लिया था। तो वहाँ के जितने भी आस पड़ोस के लोग होते हैं, जाहिर सी बात है आपके मोहल्ले में आपको किसी ने मार देता है तो बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, और वो भी गलत तरीके से। तो सब लोग इकट्ठा होकर उस पर बातें कर रहे थे। बट वहाँ का जो कमिश्नर था जनरल ओ डायर, उसको लगा कि ये लोग सारे लोग मुद्दा किसी हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं, और उसने क्या किया, एक बहुत बुरा काम किया जो अभी तक ब्लैक डे में मनाया जाता है। बहुत गंदा काम किया था उसने, ओपन फायर कर दी थी। लगभग ब्रिटिशर्स के हिसाब से वहाँ पे 500 लोग मारे गए, 1500 घायल हुए। बट क्या ऐसा नहीं था, वहाँ पे लगभग 2000 से ज़्यादा लोग मरे थे। अब उस समय में एक ही जगह पर 2000 लोगों का मरना कितना खौफनाक नज़ारा होगा ये। ठीक, तो इसमें याद क्या करना है? 13 अप्रैल 1919 याद करनी है। किसको पकड़ा था? सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को पकड़ा था। देन क्या होता है, जनरल ओ डायर ने अटैक कर दिया था पब्लिक के ऊपर। ठीक, अब ये चीजें हो गई। जनरल ओ डायर पे पूरे लोग भड़क गए, पूरी कंट्री के लोग भड़क गए। तो ब्रिटिश ने बोला कि भाई अपना आदमी है, इसको कैसे भी बचाकर हमें निकालना होगा। तो एक इंक्वायरी बैठी। तो जनरल डायर के ऊपर जो इंक्वायरी बैठी उसका नाम क्या था? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन जनरल ओ डायर को बचाने के लिए कमीशन अपॉइंट की गई थी। इसमें बताया गया कि जनरल ओ डायर दोषी नहीं है, ये अपने लिए, अपने बचाने के लिए ये काम किया था। उसको फिर रवाना कर दिया गया कहाँ पे? लंदन में, ब्रिटिश में वो चला गया। बट क्या है कि सरदार उधम सिंह ने उसको ब्रिटिश में घुसकर गोली मारा था। ठीक, सरदार उधम सिंह जो विक्की कौशल की एक मूवी भी है, तो वही सरदार उधम सिंह है जिन्होंने जनरल ओ डायर को जाकर ब्रिटिश के एक लाइब्रेरी में या म्यूजियम में जाकर उनको मारा था। ठीक, देन क्या होता है कि ये सब इतनी सारी हिंसा भड़कने लगी, तो गांधी जी ने जो 6 अप्रैल को सत्याग्रह लॉन्च किया था उसको 18 अप्रैल को कॉल ऑफ कर देते हैं, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते कभी भी अहिंसा भड़के, देश में कभी भी अहिंसा भड़के, ऐसा कुछ हो कि खून खराबा हो। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को रोक दिया। ये चीजें यहाँ तक क्लियर हो गई। अब हम लोग आते हैं खिलाफत मूवमेंट पे। अब इसका क्या लेना है? खिलाफत मूवमेंट हम लोग बहुत बार सुनते हैं, क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जाते हैं। अब जो मैंने बताया था कि ऑटोमन एम्पायर भी पार्ट लिया था जिसमें खलीफा को हटा दिया गया था, सारे दुनिया के मुस्लिम भड़के हुए थे, तो हमारे हिंदुस्तान में भी मुस्लिम भड़के हुए थे। तो इन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक मूवमेंट शुरू की जिसका नाम क्या था? खिलाफत मूवमेंट। इसका रीजन क्या था? ट्रीटी ऑफ सीवर्स। उसमें क्या होता, खलीफा को रिमूव कर दिया गया था उसके गद्दी से और ऑटोमन एम्पायर को ब्रेक कर दिया था। इससे पूरी दुनिया के मुसलमान बहुत भड़के हुए थे, क्योंकि खलीफा को स्पिरिचुअल हेड मानते हैं। ठीक, स्पिरिचुअल हेड मानते थे कौन? पूरे दुनिया के मुस्लिम। ठीक, अब इस मूवमेंट को शुरुआत किसने की थी? शौकत अली और मोहम्मद अली ने इस मूवमेंट को शुरुआत किया था। खिलाफत मूवमेंट को शौकत अली और मोहम्मद अली ने शुरुआत किया था। देन क्या होता है कि गांधी जी बोलते हैं कि यहाँ पे मुस्लिम भड़के हुए हैं, जालियांवाला बाग, रॉलेट एक्ट, ये सबसे हिंदू बहुत ज़्यादा भड़के हुए हैं क्योंकि पंजाब में ज़्यादा हिंदू वगैरह रहते थे। देन क्या बोला कि इनके दिमाग चले, बोले क्यों ना हमने ये हिंदू और मुस्लिम दोनों को मिला दे। तो गांधी जी क्या करते हैं? मिलते हैं किससे? शौकत अली और मोहम्मद अली से, इनसे मीटिंग करते हैं। देन क्या होता है कि वो बोलते हैं कि देख भाई, तेरा भी दुश्मन ब्रिटिश है, हमारा भी दुश्मन ब्रिटिश है, क्यों ना हम दोनों मिलकर लड़े और इससे हमारी देश की एकता भी बनेगी। तो गांधी जी ने हिंदू प्लस मुस्लिम कर दिया, हिंदू और मुसलमानों को मिला दिया गांधी जी ने। ये एक काम है अच्छे नेता की खूबी है।
ठीक, ये सब सीरियस चीजें हो गई। खिलाफत आपने समझ लिया क्यों आई थी, खिलाफत मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, और ट्रीटी ऑफ सीवियर्स में क्या हुआ था। देन क्या होता है कि खिलाफत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएगा। खिलाफत डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को सर सैयद डे भी सेलिब्रेट किया जाता है और खिलाफत डे भी सेलिब्रेट किया जाता है। देन क्या होता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेगा, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस। ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होती है, उसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं, ये कब की गई होती है, नवंबर 1919 में की गई है। ऑप्शंस में आएगा खिलाफत, क्योंकि मुस्लिमों से रिलेटेड था तो 3 मुस्लिम ऑप्शन होंगे, और चाहे आपको हो सकता है 3 मुस्लिम ऑप्शन हो और एक आपका नॉन ऑफ दीज हो। ठीक, तो उसमें क्यों हेड कौन थे, एमके गांधी, महात्मा गांधी। ठीक, महात्मा गांधी उसके हेड हुआ करते थे, उसके हेड थे, हुआ करते थे, क्या हेड थे। अब हो सकता है कि आपको ऑप्शन में कुछ भी फंसाने के लिए दे सकता है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही खिलाफत डे तक हम लोग पढ़ेंगे। देन हम लोग नेक्स्ट आएंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कि हिंदू मुसलमानों को मिलाकर पूरे देश के साथ एक ऐसी मूवमेंट मुहिम शुरू करते हैं महात्मा गांधी। ओके, थैंक यू।